बिना किसी डर के चला सके। और ये ठिकाना उन्हें भारत से करीब 2000 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ के किनारे बसे एक शहर दुबई में मिला। यही दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े नामों ने अपनी जड़ें जमा ली। दाऊद इब्राहिम समेत मुंबई के कई अंडरवर्ल्ड डॉन अब दुबई से ऑपरेट करने लगे और भारत समेत दुनिया के कई देशों में अपने लीगल ऑपरेशंस पहले से भी ज्यादा आक्रामक तरीके से चलाने लगे। लेकिन दाऊद और मुंबई अंडरवर्ल्ड तो इस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दुबई धीरे धीरे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वो दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड माफियाज, ड्रग लॉर्ड्स, फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स और टेरर लिंक्ड ऑपरेटिव्स के लिए एक सेफ हेवन बनता चला गया। आयरिश ड्रग लॉर्ड डैनियल किनाहेड, बॉस्नियन गैंगस्टर जेनिस कैड्रिक, आयरिश ड्रग ट्रैफिकर क्रिस्टी किनाहन और नारकोटिक्स ट्रैफिकर जोहानिस लीशडेकर्स जैसे दुनिया भर के दर्जनों कुख्यात लोगों ने यहाँ अपने लग्जूरियस अपार्टमेंट्स, विलास और करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इसे अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया। इनमें से कई पर इंटरनेशनल वारंट्स है, कई पर करोड़ों के इनाम हैं, लेकिन फिर भी दुबई में उनकी जिंदगी आराम से चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दुबई मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स तक को चुंबक की तरह अपनी ओर कैसे खींच लाता है। दुबई का ऐसा कौन सा सिस्टम है, क्या लूप होल्स और क्या प्रोटेक्शन है जो कुख्यात क्रिमिनल्स को यहाँ इतनी आसानी से पनाह मिल जाती है। और आखिर क्यों दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज भी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इन बड़े क्रिमिनल्स को दुबई से गिरफ्तार नहीं कर पाती। आज जिस दुबई की चकाचौंध देखकर दुनिया दंग रह जाती है, वहाँ पहले ना तो गगनचुंबी इमारतें थी और ना ही ऐसी शान और शौकत थी, बल्कि वहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत फैली हुई थी। आज से करीब 200 साल पहले दुबई मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहाँ के लोग दुनिया भर में फेमस पर्ल पैदा करने के लिए जाने जाते थे। दुबई और इसके आसपास के इलाकों में अलग अलग शेख्स राज करते थे और इस पूरे इलाके को शेखडोम कहा जाता था। दुबई पर आबूधाबी सल्तनत का कब्जा था, लेकिन साल 1833 में मखदूम बिन बुट्टी अपने 800 सहयोगियों के साथ दुबई में आकर बस गए और खुद को वहां का राजा घोषित करते हुए इसे एक आजाद स्टेट डिक्लेयर कर दिया। यहीं से दुबई की कहानी शुरू हुई और आज तक मखदूम बिन बुट्टी के वंशज दुबई पर राज कर रहे हैं। यह वही दौर था जब ब्रिटेन समेत कई यूरोपियन ताकतें अपनी पहुंच साउथ एशिया तक बना चुकी थी। उस दौरान ब्रिटिशर्स भारत से लूटे सामानों को दुबई और आबूधाबी के रास्ते अपने देश तक पहुंचाते थे। ब्रिटिशर्स के लिए दिक्कत तब शुरू हुई जब इस रूट का इस्तेमाल रशिया और फ्रांस ने भी करना चाहा। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने 1892 में दुबई के साथ अग्रीमेंट करके उसे अपना प्रोटेक्टोरेट बना लिया। उसने दुबई को ग्लोबल पहचान दी और यहाँ के चमकीले मोती दूसरे अरब देश भारत, चीन और यूरोप तक पहुंचने लगे। ऐसे में जल्द ही पर्ल दुबई की इकोनॉमी का एक प्रमुख पार्ट बन गया और कई दशकों तक दुबई इन कीमती पर्ल्स का बड़ा सप्लायर रहा। लेकिन 1920s आते आते जापान ने इन रेयर पर्ल्स को लैब में क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिससे समुद्र की गहराइयों में मिलने वाले रेयर पर्ल्स मार्केट में पहले से 90% कम रेट पर अवेलेबल होने लगे। इससे दुबई के पर्ल्स की डिमांड गिर गई और कुछ ही सालों में दुबई के लोगों की भूखे रहने की नौबत आ गई। तब तक अरब कंट्रीज में क्रूड ऑयल की खोज हो चुकी थी और ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में तेल के विशाल भंडार मिल रहे थे। 1966 में दुबई में भी तेल मिला, लेकिन ये उनके पड़ोसियों के मुकाबले इतना कम था जैसे समंदर में कटोरी पानी हो। जहां और देशों में सैकड़ों बिलियन बैरल्स ऑयल मिला, तो वहीं दुबई में केवल 4 बिलियन बैरल्स तेल निकला। दूसरे देश तेल से अमीर बन रहे थे, लेकिन वही दुबई के किंग शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम चिंता में डूबे हुए थे कि अगर सिर्फ तेल पर भरोसा किया तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे में शेख राशिद यूरोप के दौरे पर गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो दुबई को ऐसा बनाएंगे जो उसे दुनिया का गेटवे बना देगा। हालांकि रेत के ढेर पर एक चमकता शहर बसाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इन सब में शेख राशिद की मदद दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने की। दरअसल दुबई पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है और ये चारों तरफ से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे तेल से लबालब भरे देशों से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, दुबई ऐसी जगह पर है जहां अगर रूट डेवलप किया जाता तो एशिया